बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे और तकरीबन 9 के अराउंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं आपको गाइड करूंगा। इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आल दो के हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चलें उन्हें रिवाइज कर लेंगे ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो ठीक हो जाए। इसका मटेरियल आपके सामने आ जाएगा, साथ साथ उसको गो थ्रू कीजिएगा और पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक पे, या अगर आपके पास कोई राइटिंग मटेरियल है, कोई पेज है, तो उस पेज पर क्वेश्चन वाइज, नंबर वाइज आप पॉइंट आउट कर देंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जी, तो इसके अंदर लेट अस सी, ये हमारा आज का बेसिक कंटेंट्स हैं। इनको फॉलो करके इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 शेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप देखें, मैं ज़रा मार्कर ढूंढ लूँ अपना। देखिए जी, एक क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि जी द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ रीजन। किसी खास रीजन के अंदर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, ले जी v इज कांस्टेंट। पोटेंशियल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट है। और इसके साथ वो आपको कह रहा है कि आपने ये बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो भी जीरो होगी या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि v इज गिवन। आपको पता है कि v जो है वो कांस्टेंट है। लेट्स से इट हैज सम वैल्यू 5 वोल्ट है, थ्रू आउट द रीजन 5 वोल्ट है, या थ्रू आउट द रीजन कोई सर्टेन इसकी मैग्नीट्यूड है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं। तो आए जी देखें, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इस बात को बड़े क्लियरली हम समझते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये पॉइंट नंबर 1 है किसी फील्ड का, और ये पॉइंट नंबर 2 है, तो इस पूरे रीजन में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। वो कितना कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर 5 है तो एट द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स से पॉइंट बी पे भी ये 5 ही होगा। तो 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट जब आप करेंगे तो डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा वी जो है वो 0 आएगा। तो क्योंकि पोटेंशियल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि चेंज इन वोल्टेज जो है, चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। तो अगर न्यूमरेटर इस फॉर्मूला के अंदर 0 है, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि न्यूमरेटर अगर 0 है, देन इट मींस कि जो आपका ओवरऑल इसका फैक्टर का आंसर है वो भी 0 ही रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो अगर पोटेंशियल में कोई तब्दीली नहीं आ रही, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी 0। सो वी कैन कंक्लूड कि अगर किसी रीजन के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझे नहीं। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पॉइंट आउट कर लें क्वेश्चन नंबर। आई वुड लाइक कि हम रिकॉर्डिंग का जो पीरियड है वो जितना मिनिमम रख सकें ताकि इसका साइज भी छोटा रहे और बाद में सुनने के लिए वालों के लिए भी आसानी हो। सो आप लोग मुनासिब समझें तो ऐसे चल देते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको क्वेश्चन वाइज भी लेके चलता हूँ। जी, माज ने हाथ खड़ा किया है। चलें बेटा, आप पूछ लें क्वेश्चन। जी, जीरो है क्या मतलब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। जीरो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के होने का मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस वक्त डेवलप होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे हो, लेट से कि 7 वोल्ट पे हो, और दूसरा पॉइंट जो है वो 0 वोल्ट पे है या -2 वोल्ट पे है। लेकिन यहाँ पर क्या सिलसिला है कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब है पोटेंशियल ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप ये कहें कि एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर दो टैंक पड़े हुए हैं पानी के। तो जब दो टैंक पानी के पड़े हुए होंगे और आप इन दोनों को पाइप से जोड़ दें, लेवल भी दोनों का सेम है, तो क्या पानी फ्लो करेगा। जी, क्या पानी फ्लो करेगा।
जी नो मार्स। सर, नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये भी इसका पोटेंशियल भी उतना ही है और इसका पोटेंशियल भी उतना ही है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की मिसाल से आप समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही होता है कि अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब है उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, but since both of these points are at the same potential, that is why electric field remains constant, zero. Suppose that you follow an electric field line due to positive charge. वो कहता है कि फर्ज करें कि आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। अब उसने दो चीजों के बारे में पूछा हुआ है, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है कि ये बढ़ेगी या कम होगी, और दूसरा उसने पोटेंशियल के बारे में पूछा है कि वो बढ़ेगी या कम होगी। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी डायग्राम बनाना चाहूंगा कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो this one will be higher potential. Let's say this one is at higher potential, whereas this end is at lower potential. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेट्स से कि ये फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वो कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं, यानी इसको आप लेट्स से फ्री कर दें, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आप किस तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली आप अगर जैसे ही इसको फ्री करेंगे तो ये फॉलो करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और नेगेटिव इसको ट्रैक कर रहा है। सो इन शॉर्ट होगा ये कि ये लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो लो पोटेंशियल की तरफ जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। वो क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि फासला जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ से जिस तरह आर जो है वो बढ़ता जाएगा। या अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड को समझ लें, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो जो जो आप अवे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन। सेम इज द केस अगर आप पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें, तो पोटेंशियल के फॉर्मूला के मुताबिक भी जो पोटेंशियल है वो फासला बढ़ने के साथ कम होगा। तो दोनों केसेस के अंदर व्हेन वी फॉलो द फील्ड लाइन, जब हम फील्ड लाइन को फॉलो करके मूव करते हैं चार्ज को, तो चार्ज जाता है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। तो क्योंकि चार्ज डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है और फासला बढ़ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके सो जी जी पूछें। सर ये भी हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं ना, जिसमें E इज इक्वल टू V बाई डी है, मतलब कि V अगर इस इक्वेशन के मुताबिक कम होती है तो इस तरह V जो है ना उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V भी कम होगी। उससे भी पता चल सकता है या नहीं सर? उसको भी, लेकिन वो एक देखें वो डिफरेंट रिलेशन है। हाँ, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जैक्टली डील नहीं कर रहे। तो आपको वही वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो था वो डिराइव किया था। सो बेसिकली हम यहाँ पे ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट। ओके जी, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। यानी वो आपको कह रहा है कि आप किस तरह से ये मालूम कर सकते हैं कि कैपेसिटर की कौन सी वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी वाली नेगेटिव चार्ज है। तो फर्ज करें ये कैपेसिटर है और ये इस कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली प्लेट है, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव वाली प्लेट कौन सी है और नेगेटिव वाली प्लेट कौन सी है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं जी, आपने मैट्रिक में स्टडी किया हुआ होगा कि एक डिवाइस होता है जिसको हम चार्ज की प्रेजेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रोस्कोप को आप यूज करेंगे और फर्ज करें कि मेरा इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, मेरे इलेक्ट्रोस्कोप पर पहले से भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं चार्ज थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिए इस तरह से पॉजिटिव चार्ज था। तो जब मैं अगर तो उस प्लेट को
जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसके पास लाऊंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो यहाँ पर अगर 6 चार्ज हैं, लेट चले मैं ज्यादा बना देता हूँ, तो इसको करीब लाने के बाद क्या होगा, इसको करीब लाने के बाद ये होगा कि यहाँ पर से चार्ज रिपेल होके नीचे चले जाएंगे, यहाँ से चार्ज रिपेल होकर नीचे चले जाते हैं, और रिपल्शन के बाद यहाँ पर जो इसके फॉइल्स हैं इलेक्ट्रोस्कोप की, ये जो दो फॉइल्स हैं गोल्ड की बनी हुई होती हैं, ये इन पर चार्ज की मिकदार पहले से ज्यादा होगी। तो क्योंकि इन पर चार्ज सेम है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल, और ये इसकी ओपनिंग जो है वो पहले से बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस प्लेट पे है। इसके लिए हम अगर इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करें और इलेक्ट्रोस्कोप के उस प्लेट को पास लाने के बाद अगर तो रिपल्शन बिटवीन द फॉइल्स इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे उस प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। सो दिस इज द वे बाय यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वी कैन डू दिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। जी हमारे पास यहाँ दो पैरेलल प्लेट्स हैं। जी बेटा क्वेश्चन पूछें। जी पूछें। जी हम इंतजार कर रहे हैं आपके क्वेश्चन का, प्लीज चलें। सो डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हमने एक पॉजिटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पर लगने वाली फोर्सेस के बारे में बताना है, और वो चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, यानी दरमियान में चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव, और उसके अराउंड दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट इधर है एक प्लेट इस साइड पे है, और बिल्कुल सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो हमने दो केसेस के बारे में बताना है। पहला केस क्या है, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज, मतलब कि जब दोनों प्लेट्स के ऊपर एक ही जितना चार्ज हो और एक ही जैसा चार्ज हो। मसलन फर्ज करें कि दोनों प्लेट्स अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगी तो क्या होगा। तो बताएं जी, ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव प्लेट है, दोनों प्लेट्स इक्वली चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज हैं इन दोनों प्लेट्स पे। तो बल्कि मैं चाहूंगा कि आप लोग भी साथ इसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन करें। तो हम चाहेंगे, मेरे सामने लिस्ट मौजूद है, तो जी सऊद बोलेंगे। जी सऊद आप बताएंगे कि इस पर किस तरह की फोर्सेस लगेंगी। यानी कि ये फर्ज करें फोर्स लगा रहा है F1, तो ये रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लगेगी राइट साइड पे पहले वाली प्लेट की वजह से, और दूसरे वाली प्लेट भी इसको रिपेल करेगी, तो दिस वन विल बी डायरेक्टेड ऑन दिस साइड। अब आप देखें कि क्योंकि दोनों पर चार्ज बराबर था, दोनों प्लेट्स पर चार्ज बराबर था, तो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो चलें जी यही देखें, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट को प्लेस करेंगे दो ऐसी प्लेट्स के दरमियान में जिन पर सेम चार्ज है, तो क्या होगा, क्योंकि चार्ज सेम है और फोर्स की मिकदार भी बराबर है, तो आप देखें जरा F1 अगर पॉजिटिव है तो F2 नेगेटिव होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये कैसे होगा, लें जी ये देख लें आप, डायग्राम मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर की है, तो आपको इस डायग्राम से समझ आ रही होगी कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें दो सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, तो इस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो, और ये मूव नहीं करेगा, ये स्टैग्नेंट रहेगा। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो आगे चलते हैं, बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या है, अब वो कहता है कि अब की बार दोनों जो प्लेट्स हैं वो ऑपोजिट चार्ज है लेकिन दोनों में मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल है। तो देखें जी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप देखें इस पॉजिटिव चार्ज को, ये वाली जो पॉजिटिव प्लेट है ये क्या कर रही होगी, रिपेल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जबकि नेगेटिव प्लेट इसको क्या कर रही होगी, नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इस केस के अंदर रिजल्ट क्या होगा,
इस केस के अंदर आपका चार्ज एक्सेलरेट होगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, वो भी उसी डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, और इसके साथ साथ नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंटली जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों फोर्सेस को जमा करके, तो दोनों की मिकदार क्योंकि बराबर है, मैग्नीट्यूड क्योंकि इक्वल है, तो दोनों की जगह पर मैंने F लिख दिया है, और F प्लस F आपके पास आ जाएगा 2F। सो इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करें तो अगर सिमिलर प्लेट्स होंगी तो चार्ज दरमियान में स्टेगनेंट रहेगा, चूंकि दोनों पर इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट प्लेट्स होंगी तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। मेरे ख्याल से मिठल ने हैंड रेज किया है जी। मिठल प्लीज आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी सर मिठल। इक्वल फोर्सेस कैसे अप्लाई होंगे? पॉजिटिव जो प्लेट है वो जैसे जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव प्लेट से दूर होता जाएगा उसका तो फोर्स रिपल्सिव फोर्स तो कम हो जाएगा ना, और नेगेटिव प्लेट की तरफ करीब होते जाएगा तो उसका तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होते जाएगा। तो ये इक्वल कैसे है दोनों मैग्नीट्यूड? जी बेटा बहुत शुक्रिया। अभी हम इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे उसको बिल्कुल उसने कहा था कि हमने उसके बिल्कुल इन बिटवीन सेंटर में प्लेस किया, तो इस लम्हे पे ये जो फोर्स इस पर एग्जर्ट होगी वो इस लम्हे पे इक्वल होगी। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बड़ी इन डेप्थ इसको सोचा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसे जैसे ये पॉजिटिव से अवेव होता जाएगा तो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स जो है वो डिक्रीज होती रहेगी, और अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर वो करीब होने की वजह से बढ़ जाएगी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एट दिस इंस्टेंट, एट दिस पॉइंट इन टाइम, सो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये मेरी वाली इक्वेशंस आपकी वैलिड है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्यों? ये हमने टॉपिक नंबर 3 का लास्ट जो पॉइंट था उसमें मैंने आपको ये हाईलाइट भी करवाया था। आए जरा इसको दोबारा से देख लेते हैं। भाई सबसे पहली बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये एक वेक्टर है, और वेक्टर की एक अदर डायरेक्शन होती है। किसी भी सर्टेन पॉइंट पर इट हैज ओनली वन डायरेक्शन, एक से ज्यादा इसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो चूंकि ये वेक्टर है, तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, मैं इस पॉइंट को चूज कर लेता हूँ, तो आप पूरी डायग्राम को नोट करें, कहीं पर भी दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। वजह क्या है? वजह ये है कि किसी भी लम्हे पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर है, इसकी एक ही डायरेक्शन होती है। चलें थोड़ी देर के लिए अगर हम ये फर्ज कर लें कि अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती, जो कि नहीं होता, तो आप देखें अगर ऐसा होता तो आप ये बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि अब ये पहले वाली लाइन है अगर, और ये सेकंड वाली लाइन है, तो फर्स्ट वाली लाइन पे मैं अगर टेंजेंट बनाऊं तो इस लम्हे पे, इस इंस्टेंट पे इसका टेंजेंट बनता है इधर, जबकि इस लम्हे पर दूसरे वाली लाइन के मुताबिक टेंजेंट तकरीबन बनता है इधर। तो अगर तो दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो एक ही लम्हे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, लिहाजा कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। चलें जी मूव ऑन करते हैं। इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता है जी एक पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, लेट्स से पॉजिटिव है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको हमने फ्री कर दिया, तो क्या वो रेक्ट लीनियर मोशन को फॉलो करेगा? आप में कोई स्टूडेंट ये बताना चाहेगा कि रेक्ट लीनियर मोशन क्या होती है? मैथ वाले बच्चे से किसी से पूछते हैं। प्यासी की आवाज सुने बड़ा अरसा हो गया। प्यासी बेटा बताएंगे रेक्ट लीनियर मोशन क्या होती है? जी प्यासी। मेरे सर ख्याल, जी जी, रेक्ट लीनियर मोशन क्या होती है? सर एक लीनियर मोशन
जी प्यासी, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, शुक्रिया। रेक्टिलिनियर सॉरी सर। मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं है, ये तो हम अभी समझ रहे हैं। सो रेक्टिलिनियर मोशन, आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो फर्ज करें आप मेरी इस डायग्राम पे गौर करें तो देखें जरा, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे है? जब चार्ज के हम करीब हैं तो फील्ड लाइंस करीब हैं, जब चार्ज से हम दूर हैं तो फील्ड लाइंस हैं वो उनके दरमियान में फासला बढ़ रहा है। विच मीन्स के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत इंटेंसिटी ज्यादा थी और पॉइंट नंबर 2 पर इसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ गई है। सो ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑल्दो सिमेट्रिक है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, चूंकि अवे जाते हुए फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो रखें जी, इस पॉइंट पर मैं रखता हूँ एक चार्ज को। तो जैसे इसको फ्री किया जाएगा तो ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 और पॉइंट 2 से फिर पॉइंट 3 को फॉलो करता हुआ अवे मूव करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और मेरा जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो आप देखें, क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो नहीं कर रहा? तो मेरे ख्याल में ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करेगा। आल्दो के फील्ड की शिद्दत यानी उसकी मैग्नीट्यूड तो कम होती जाएगी, बट द डायरेक्शन विल रिमेन सेम इन दिस केस। सो अगर कोई चार्ज जो कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा जाए इस केस में, तो इट विल फॉलो रेक्टिलिनियर मोशन। मैग्नीट्यूड तो कम होगी लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। जी इसके बाद जी सेक्स 7 वाला क्वेश्चन है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। वो कहता है जी कि एक बैलून है, जाहिर है अंदर से होलो होगा और वो उसके ऊपर हमने चार्ज को प्रोवाइड किया, फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया, तो क्या उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाजिब है कि वो जीरो होगी? जी किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट याद है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है? एनी स्टूडेंट प्लीज। एक बैलून है। charge particle through a spherical body, sir. जी अशरफ, आप दोबारा बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सब जो हम चार्ज के सर तरीके हैं किसी स्प्रेड सर थ्रू टू प्लेट्स सर एक गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हो सर। जी शुक्रिया अशरफ, शुक्रिया अफनान, बिल्कुल ठीक आपने। हमने गोजेस लॉ को जब अप्लाई किया था तो हमने देखा था कि अगर हम देखें कि किसी होलो चार्ज स्फीयर को किसी भी होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, तो मेरे ख्याल है अगर आप टॉपिक को गो थ्रू करेंगे तो आपको याद आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर वो जीरो होती है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ। आए जी देखें, दोबारा से देखते हैं। यस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज बैलून विल बी जीरो। कैसे? ले जी, ये वाला फॉर्मूला ये गोजेस लॉ ही है। तो गोजेस लॉ के मुताबिक अगर आप देखें तो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड मालूम करना है हमने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है इनसाइड। तो हमने अंदर जब एक गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस को रखा तो देखा कि उस इमेजिनरी सरफेस में कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है इनसाइड। सो चूंकि ये जीरो है तो फ्लक्स जो है वो जीरो होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप इसको। इसके बाद अगर हम देखें तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है बाय डेफिनेशन E डॉट ए। तो इस फॉर्मूला में आप देखें यहाँ पे आप जीरो लिखेंगे, तो जब आप यहाँ पर जीरो लिखेंगे तो देखें अब दो ही ऑप्शन है कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, लेट्स से इन दो नंबर्स में से आंसर ओवरऑल जीरो उसी ही वक्त आ सकता है जब दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो हो। तो यहाँ पर एक या जीरो होना तो मुमकिन ही नहीं है, चूंकि आपको एक एरिया नजर आ रहा है तो इसका एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो इट मस्ट बी हैविंग सम एरिया
हमें नजर आ रही है एक चीज और उसकी कोई ना कोई एरिया की मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या मिलीमीटर स्क्वायर में वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है क्या चीज जीरो होगी? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर जो है वो जीरो होगी, और मैंने इसकी आपको एग्जांपल भी दी थी। सो हमारा क्वेश्चन था कि चार्ज बैलून के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो यस, चार्ज बैलून के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी जीरो। इज इट ट्रू दैट गोजेस लॉ स्टेट, अब वो कह रहा है कि क्या ये बात सही है कि गोजेस लॉ का मतलब ये है कि टोटल जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, टोटल जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी क्लोज सरफेस में से गुजर रही हूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं इसके अंदर एनक्लोज्ड जो चार्ज है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि क्या ये चीज प्रूव हो सकती है, ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में हैं या नहीं? तो आए देखें जी, गोजेस लॉ की अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो बड़ा ही सिंपल सी बात है। गोजेस लॉ के मुताबिक जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज एनक्लोज्ड के। जिन बच्चों ने पहले टॉपिक्स को गो थ्रू नहीं किया वो काइंडली आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके रिकॉर्डिंग किया वो लोग उन्हें देख लें। अलबत्ता फिर भी मैं एक पॉइंट जो है वो क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि एनक्लोज्ड चार्ज का मतलब ये है कि वो चार्ज जो कि हमारे गोजियन सरफेस के इनसाइड मौजूद है। ये सारे जो चार्जेस मैंने बनाए हैं, तो फर्ज करें ये गोजियन सरफेस हो अगर, तो ये गोजियन सरफेस के इनसाइड हैं। दीज ऑल चार्जेस आर इनसाइड द गोजियन सरफेस। अगर आप देखें ये वाला जो चार्ज है, फर्ज करें मैं इधर बना देता हूँ, ये यहाँ पे कोई चार्ज है, तो ये इनक्लोज चार्ज नहीं है। तो सिंपली जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी, जितना एनक्लोज चार्ज की मिकदार बढ़ती जाएगी, तो इसके इंक्रीज होने की वजह से जो नेट फ्लक्स है, जो फील्ड लाइंस, इन सब चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो इट मींस बिल्कुल ठीक बात है, हम ये बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी, इसका मतलब है कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इनसाइड एनक्लोज चार्ज, उतना ही फ्लक्स भी ज्यादा होगा। अब देखिए मैंने इसको ओपन भी किया हुआ है, इसको ओपन भी किया हुआ है, क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि किसी भी सरफेस में से गुजर रही हूँ। इसका भी कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को नहीं पता, अगेन मैं उनके लिए फिर बात करने की कोशिश करता हूँ कि फ्लक्स का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई सरफेस एरिया, तो इस सरफेस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास करनी है। फर्ज करें ये फ्लक्स है, तो इसमें कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं तो इसका फ्लक्स कम है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरा सरफेस एरिया है और इसमें से जो फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा पास कर रही हैं, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो ज्यादा है। सो फ्लक्स मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। तो ऑब्वियसली जितना चार्ज की मिकदार ज्यादा होती जाएगी, गोजेस लॉ बिल्कुल क्लियरली इसको बता रहा है कि जितना एनक्लोज चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ती जाएंगी। दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। होपफुली इट इज क्लियर एज वेल। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे जो एक्सरसाइज है उसका। सो लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन में क्या है जी, डू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। सवाल है जी कि क्या इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी फील्ड में रखे जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएं, तो वो लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे या हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पर जी नेगेटिव चार्ज होता है। तो फर्ज करें जी ये मैंने यहाँ पे रखा, अब आप ये बात को एंडोर्स करेंगे कि पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है कन्वेंशनली, और नेगेटिव वाली प्लेट को लो पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है कन्वेंशनली। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव प्लेट क्या कर रही होगी? रिपेल। और रिपेल करने के बाद पॉजिटिव इसको कर रहा होगा अट्रैक्ट। सो अल्टीमेटली इट विल बी ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कन्वेंशनली अगर किसी इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जाए बिटवीन द oppositely charged parallel plates या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, then it will try to move towards the higher potential, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा इसलिए ये हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा।
यहाँ पर जी आप लोग याद रखें, एक असाइनमेंट आपके ज़िम्मे है। मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए असाइनमेंट जो है वो शेयर किया है। आज इंशाल्लाह 3 बजे ये पोस्ट हो जाएगी। मकसद ये है कि आप सब लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। उनमें से कुछ जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते उनको आप लाइव सेशन के अंदर डिस्कशन के लिए वो हम रखेंगे प्रेप टाइम के अंदर। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इसको कर लेते हैं खुद करेंगे, खुद करें। किसी की बुक से लिखा हुआ आपको ये तो साबित कर देगा कि आप लोगों ने काम कर लिया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। और इसको रिटर्न करें गूगल क्लासरूम में। 18 तक 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में मेरा ख्याल से ये काम हो जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, इसको कंक्लूड करने के बाद ये आप आज का लेसन है आपका। और इसके बाद हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देंगे। यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो वह जी कि आप जब भी रियल लाइफ के अंदर प्रोएक्टिव होने का मतलब उसमें से एक लेसन ये है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये ट्रेनिंग हमने फ्रैंकलिन कवे की अटेंड की थी। उसमें से एक पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब आप कुछ चीज़ों में आप रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्शन जो है वो अच्छी बात नहीं है। वो रिएक्शन बहुत इंटेंस भी हो जाता है, गुस्से का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खुशी का भी हो सकता है। लेकिन अगर फर्ज करें आप बिल्कुल लड़ाई हो गई है कहीं पे, आपकी गाड़ी किसी के साथ टकरा गई है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप लड़ाई करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए पॉज लें, टेक अ पॉज, और पॉज लेने के बाद थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपके पास क्या चॉइस है। लड़ा जाए, लड़ाई के बाद फायदा क्या है? एंड पे सुलह ही होनी है। उसकी बजाय अगर आप ये सोचें कि मुनासिब ये है कि मैं ये सोचूं कि बस अफाम तफहीम से थोड़ा मामला हल कर लिया जाए, तो वो पॉज, वो थोड़ा जो जो डिले है, वो आपकी बहुत सी मुश्किलात को हल कर सकता है। और ये सोचें कि मेरे इस सेक्शन का क्या नुकसान हो सकता है। उसका बंदे को गोली मार दें तो पता चले कि बाद में आपकी अपनी सारी पढ़ाई, सारी लाइफ जो है वो भी ज़ाया होगी, बाद में जेल में जाके बैठे फिर मज़े से। उससे बेहतर यह है टेक अ पोज। और इसलिए कहते हैं जी कि सब्र के साथ काम लेना मुनासिब है। सो जब भी आप, और ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए आपकी। सो थैंक यू वेरी मच। इस लेसन को आप मज़ीद एलेबोरेटली स्टडी कर सकते हैं। मेरा मकसद जस्ट पॉइंट आउट करना था। यहाँ पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।